Hello friends, and once again I welcome you all for the very new chapter that is vectors. बच्चों वेक्टर्स एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है और पर्टिकुलर अगर इस चैप्टर पे आपकी कमांड रहती है बच्चों तो आगे के जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये हमको एक काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, रहा सवाल बच्चों क्वेश्चंस का, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेई नीट वगैरह में हमेशा से वेक्टर्स के क्वेश्चन आते रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बच्चों इन अवर लास्ट चैप्टर वी डिस्कस्ड अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो हमने देखा था बच्चों दैट फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू फंडामेंटल एज वेल एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। नाउ एक नया क्लासिफिकेशन हम बच्चों करने जा रहे हैं यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज का, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज काफी सारी होती है बच्चों। सो फिजिकल क्वांटिटीज नाउ क्लासिफाइड एज स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर कुछ एग्जांपल्स जो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, स्केलर की अगर बात करें तो बच्चों मास हो गया, ठीक है, लेंथ, टाइम, एनर्जी, वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, तो ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स हैं जो आपको पता है। ठीक है, वेक्टर की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स। ठीक है, तो ये वेक्टर वाली जो क्वांटिटीज हैं ये भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो लगभग ये सब आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डिफरेंस स्केलर और वेक्टर में क्या होता है। ठीक है, अगर बच्चों स्केलर की हम बात करते हैं तो इसको ऐसे समझते हैं हम। सपोज कीजिए आप मार्केट में हैं और मार्केट में आपने 2 kg तो बच्चों फ्रूट्स लिए और आपने 1 kg आपने वेजिटेबल लिया। ठीक है, तो टोटल मास अब आपके पास कितना आ गया बच्चों? 3 kg। कितना आ गया? 3 kg। इसी तरह से सपोज कीजिए 1 आवर आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में लिया, तो बी पॉइंट से ए पॉइंट आने में भी सपोज कीजिए आपने 1 आवर ही लिया, तो टोटल कितना हो गया? 2 आवर। इट मींस बच्चों यहां पर मैं बात कर रहा हूं आपसे टाइम की, यहां पर बच्चों मैं आपसे बात कर रहा हूं मास की। अब ये जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है 3 kg, तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए मुझे किसी भी डायरेक्शन की नीड नहीं है। मुझे इस 2 आवर को एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी डायरेक्शन की नीड नहीं है, क्योंकि यहां पर हमसे पूछा गया है टोटल टाइम और यहां पर हमसे पूछा गया है टोटल मास। तो इट मींस बच्चों हम कह सकते हैं कि जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं तो उनको एक्सप्रेस करने के लिए वी नीड ओनली द न्यूमेरिक पार्ट। वी नीड ओनली द न्यूमेरिक पार्ट, दैट इज केवल हमको मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपने क्या देखा कि यहां पर जो स्केलर क्वांटिटीज का जो ऑपरेशन होता है बच्चों, ठीक है, वो सिंपल या सीधा सीधा मैं बोलूं ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है। ठीक है, तो वी शुड राइट दिस। So for scalars, we can write these quantities can be described completely by the numeric, you can say numeric part or magnitude only. ठीक है, and obey the laws of ordinary algebra। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब वही है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे समझा। ठीक है, कि यहाँ पर जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए केवल हमको मैग्नीट्यूड का जरूरत होता है। ठीक है, वी डू नॉट नीड एनी डायरेक्शन। ठीक है, एंड दे फॉलो द सिंपल रूल ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा। नाउ वी विल टॉक अबाउट वेक्टर क्वांटिटीज। बच्चों वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? तो ठीक है, ये इसका भी पर्टिकुलर आप इंट्रोडक्शन अपनी जूनियर क्लासेस में देखा हुआ है। ठीक है, अब ठीक है, इस बार तो पूरा चैप्टर है। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं बच्चों? द क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड दे फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन।
ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं बच्चों, वेक्टर्स, these quantities have magnitude as well as direction. These quantities have magnitude as well as direction and obey the laws of vector addition. Obeys the law of vector addition. ठीक है बच्चों, यहां पर वेक्टर एडिशन जो हमने लिखा है यहाँ पे, वेक्टर एडिशन, ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी अलजेब्रा से डिफरेंट होता है। आप जो पर्टिकुलर ऑर्डिनरी अलजेब्रा की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो मैं 2 + 3 अगर करता हूं तो यू विल ऑलवेज गेट 5। बट अगर सपोज कीजिए यहां पर अगर मैं किसी 2 वेक्टर को बच्चों ऐड करता हूं, तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम रिजल्टेंट हमको मिलेगा या सेम रिजल्ट हमको मिलेगा। ठीक है, तो क्या होता है तो वो हम आगे अभी जस्ट एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर वेक्टर की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है, बिल्कुल होता है। वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है और लॉ के बारे में हमने अभी जस्ट बात की। तो वेक्टर के लिए जैसे सपोज कीजिए हमने बात किया 5 न्यूटन लेफ्ट, सपोज कीजिए, इट मींस जो फोर्स है, सपोज कीजिए दिस इज द बॉक्स, ठीक है, और इस बॉक्स के ऊपर बच्चों, इस बॉक्स के ऊपर एक फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। फोर्स कितना है बच्चों? 5 न्यूटन। ठीक है, तो इट मींस फोर्स जब पर्टिकुलर अप्लाई हम करते हैं बच्चों, तो उसके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ में उसके पास डायरेक्शन भी होता है। तो जितनी भी बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज की हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आप क्या देखते हैं कि इस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड तो बच्चों है ही सही, ठीक है, और साथ में इसके पास एक डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों वेक्टर क्वांटिटी सिंपल, द क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड दे शुड फॉलो द रूल्स ऑफ और लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक नोट है जो आपको नोट करना है ऑब्वियसली, एंड द नोट इज each vector physical quantity has a direction, but each vector quantity has a direction, but the converse is not true always, but the converse is not true always। ठीक है, चलिए यहां पर एग्जांपल लेते हैं हम। तो एग्जांपल लिया हमने, सपोज कीजिए करंट का। ठीक है, तो करंट का हमने यहां पर बच्चों एग्जांपल लिया। तो करंट, अब जैसे करंट आपके दिमाग में आया, तो एक पर्टिकुलर सर्किट हमने इमेजिन किया, दैट दिस इज अ सर्किट in which there is a resistor and it is connected to the battery of V volt. Current I equal to let's say 2 ampere is flowing in the circuit. ठीक है, तो एक स्मॉल सा सर्किट हमने इमेजिन किया। ठीक है, द करंट इज फ्लोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन दिस सर्किट। तो करंट के पास मैग्नीट्यूड है, बिल्कुल है। क्या करंट के पास डायरेक्शन है? बिल्कुल है। ठीक है, तो भी इवन देन वी डू नॉट कॉल दिस करंट एज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो क्यों नहीं कहते हम इसको वेक्टर क्वांटिटी बच्चों? बिकॉज करंट डज नॉट फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। सो करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप अपने आसपास हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो बहुत सारी स्केलर क्वांटिटीज और बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज हमको दिखती हैं। वेक्टर क्वांटिटी जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स, ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, चलिए एक एग्जांपल हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट के थ्रू।
तो चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। और आप जानते हैं अपनी जूनियर क्लासेस से दैट डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर की तरह ट्रीट करते हुए आ रहे हैं। तो वेक्टर की तरह हमने इसको अगर ट्रीट किया है तो डेफिनेटली उसके पीछे कुछ रीजन होगा। तो यहां पर हम देखते हैं क्या रीजन है डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करने का। यहां पर अगर सपोज कीजिए मैं स्केलर की अगर बच्चों बात करता हूं, ठीक है, तो स्केलर में तो आपको पता है कि वो ऑर्डिनरी अलजेब्रा के रूल फॉलो करता है, जैसे लाइक 2 मीटर प्लस 3 मीटर इज इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है। बट इफ यू टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, तो नाउ सपोज दिस इज 9 मीटर, राइट, और यहीं से ही बच्चों आगे 12 मीटर का डिस्टेंस है। सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। तो सपोज कीजिए एक पर्सन है, उसने ट्रैवल किया सबसे पहले 9 मीटर, और 9 मीटर के बाद फिर उसने ट्रैवल किया आगे 12 मीटर। अगर कोई आपसे पूछता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आपको तो पता है डेफिनेशन दैट इट इज द शॉर्टेस्ट। आप क्या लिखते थे डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन? दैट इट इज द शॉर्टेस्ट straight line path between initial and final position, ठीक है। तो यही लिखते थे आप डिस्प्लेसमेंट के लिए, दैट इट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यहां पे देख लीजिए आप, ये आपकी इनिशियल पोजीशन थी, ये आपकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो आपने देखा स्ट्रेट लाइन पाथ तो कितना है, 12 + 9 इक्वल टू कितना है, तो इट इज 21 मीटर, ओके, ठीक है। सेकंड केस में क्या हुआ बच्चों, लेट्स से सेकंड केस में क्या हुआ, वो 9 मीटर इधर गए, ठीक है, वो जो भी पर्सन थे, ठीक है, वो 9 मीटर इधर गए, फिर 9 मीटर जाने के बाद वो राइट हैंड साइड टर्न लेते हैं और बिल्कुल परपेंडिकुलरली वो जा रहे हैं और यहाँ पर 12 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। जब ये डिस्टेंस कवर किया, फिर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया कि दैट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो वंस अगेन द स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो आपने ये बता दी दैट दिस पर्टिकुलर पार्ट इज ट्रीटेड एज डिस्प्लेसमेंट। तो कितना हुआ ये, तो आपने देखा कि राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, तो 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ठीक है, तो कितना आ गया ये 15 मीटर। तो आपने बोला ये 15 कितना है, 15 मीटर, ठीक है। फिर थर्ड केस के अंदर क्या हुआ, फॉर एग्जांपल ये सपोज कीजिए इनिशियल पॉइंट था, वो 9 मीटर इधर चले, ठीक है ना, 9 मीटर इधर चले, लेकिन बाद में टर्न लेके यहीं से ही वो टर्न लेके 12 मीटर इधर आ गए, ठीक है। ये फाइनल पोजीशन, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज फाइनल पोजीशन। फिर आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो इस बार आपने डिस्प्लेसमेंट बताया, दैट इज 12 - 9, मतलब कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आ गया बच्चों, इट इज 3 मीटर। तो इसका मतलब यहां पर इधर हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने देखा कि यहां पर ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, इन दोनों वेक्टर्स को जब हमने ऐड किया तो कभी तो 21 आता है। जब यहां पर हमने दोनों वेक्टर्स को ऐड किया तो 15 आया, और यहां पर जब हमने दोनों वेक्टर्स का एडिशन किया तो यहां पर 3 मीटर आया, क्योंकि इधर को अगर आप पॉजिटिव मान रहे हो तो इधर को आप नेगेटिव मानोगे, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि यार रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटीज का हर केस में अलग अलग है, जबकि इस वाले केस में जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है बच्चों उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर ये तो फॉलो करता है ऑर्डिनरी अलजेब्रा को और ये फॉलो करता है वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। तो यहां पर इस जगह पर हमने देखा कि इट मींस जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों वो डिपेंड करता है। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, तो वो डिपेंड कर रहा है, आप यहां देखेंगे यहां पर इन दोनों के बीच में बच्चों एंगल कितना है, तो आप बोलेंगे इट इज 0 डिग्री। यहां पर एंगल कितना है इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में, तो आप बोलेंगे इट्स 90 डिग्री। और यहां पर एंगल कितना है, तो आप बोलेंगे इट इज 180 डिग्री, ठीक है। एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर बच्चों ये जो पूरा इसका रिजल्ट है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, थीटा के ऊपर, दैट व्हाट इज द थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। तो यहां पर अब आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं हम, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे वेक्टर्स के रिप्रेजेंटेशन की। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, सपोज कीजिए ये हमने किसी भी क्वांटिटी, सपोज कीजिए वेलोसिटी का सिंबल लिखा एंड वी पुट एन एरो ओवर इट, ठीक है। यहां पर हम एक एरो लगा देंगे तो हमको पता लग जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है बच्चों, दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सपोज कीजिए ये क्वांटिटी है
तो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है तो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ये क्वांटिटी है तो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर स्मॉल अल्फाबेट या कैपिटल जो भी है, ठीक है, अगर उसके ऊपर वेक्टर साइन लगा हुआ है इट मींस दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है बच्चों, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए यहाँ पे, अगर मुझे वेक्टर रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, तो जस्ट आई ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो एट वन ऑफ इट्स एंड, ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ किया और एक एरो यहाँ पे लगाया, ठीक है। ये जो एरो है बच्चों इसको हम बोलते हैं हेड, क्या बोलते हैं इसको, हेड। और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आपको दिख रहा है बच्चों दिस इज नोन एज टेल, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर को जो रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों तो वो रिप्रेजेंट किया जाता है थ्रू दिस एरो, ठीक है। यहां पर हेड इसको बोलते हैं टेल। अब बच्चों ये जो इसकी लेंथ है, सपोज कीजिए इसकी लेंथ है एल, ये जो इसकी लेंथ है, ये जो लेंथ है बच्चों दिस एल इज proportional, L is proportional to the magnitude of a vector, ठीक है। ये जो लेंथ होती है बच्चों ये प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फोर्स की बात चली बच्चों, जैसे फोर्स है सपोज कीजिए 4 न्यूटन, ठीक है। अब आपको इस पर्टिकुलर फोर्स को रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, सपोज कीजिए ये मैंने इसको ये भी लिख दिया, ठीक है, ये पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन हो गया एंड दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करना है मुझे, ठीक है, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको देखिए, यहां पे सपोज कीजिए 4 न्यूटन को मैंने इमेजिन कर लिया, लेट से इट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 4 न्यूटन को क्या इमेजिन कर लिया, लेट इट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ। तो यहां पर मैंने 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लेंथ का मैंने वेक्टर बनाया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया दैट इट इज इक्वल टू 4 न्यूटन, ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। अब सपोज कीजिए फोर्स हो गई फॉर एग्जांपल, अब बच्चों जो फोर्स है वो हो गई 8 न्यूटन, डायरेक्शन वही सेम है, तो अब फोर्स कितनी हो गई बच्चों 8 न्यूटन, तो 8 न्यूटन फोर्स हो गई, इट मींस 4 न्यूटन मींस 1 सेंटीमीटर, इट मींस 8 न्यूटन मींस 2 सेंटीमीटर। तो यहां पर आप देखेंगे दैट दिस इज द 8 न्यूटन, ठीक है, तो यहां पर ये 8 न्यूटन ये 4, ठीक है। तो आपने देखा यहां पे कि जैसे ही फोर्स का मैग्नीट्यूड बच्चों बढ़ता है, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग इस वेक्टर की जो लेंथ होती है वो भी बढ़ जाती है। तो इसीलिए यहां पर हमने ये नोट लिखा है दैट L इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ठीक है बच्चों। चलिए नाउ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड जो होता है बच्चों वेक्टर का, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज कीजिए वेक्टर को अभी जैसे मैंने बोला कि वेक्टर को रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है, तो इसका अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात करूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो इसका बच्चों मैग्नीट्यूड जो रिप्रेजेंट किया जाएगा वो रिप्रेजेंट किया जाएगा लाइक दिस, ठीक है, मतलब सेम सिंबल है बट नाउ इट हैज बीन एनक्लोज विद द मॉड साइन, ठीक है। तो यहाँ मॉड के सिंबल से हमने इसको यहाँ पर एनक्लोज कर दिया है, तो दिस is representing the magnitude of the vector, ठीक है। और इसको सिंपल अगर आप ऐसे लिखेंगे तो भी सेम कहा, ठीक है बच्चों। तो यहां पर either you use this symbol or this symbol, ठीक है। so this simply represents the magnitude, right? जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स इक्वल टू 3 न्यूटन नॉर्थ, फोर्स इक्वल टू 3 न्यूटन नॉर्थ, ठीक है। अब कोई मुझसे इसका मैग्नीट्यूड पूछता है तो सिंपली F इज इक्वल टू 3 न्यूटन, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज थी, ठीक है, कि फोर्स का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब हम केवल और केवल मैग्नीट्यूड के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। चलिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट वो आप जरूर लिख लीजिएगा दैट मैग्नीट्यूड of a vector cannot be negative, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे आई होप मेरी बात को, ठीक है, कि यहां पर जो ये पार्ट होगा हमारा, ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये कवर हो रहा बच्चों किससे, मॉड के सिंबल से।
तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये मॉड लग जाता है, ठीक है, सपोज कीजिए मॉड लग गया तो इट बिकम्स 2, ठीक है, ये मॉड यहाँ पे लग गया तो इट बिकम्स 4, ठीक है, तो यहाँ पर ये हम नाउ बच्चों वी विल स्टडी टाइप्स, दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर आर देयर, ठीक है, तो यहाँ पर टाइप्स में सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे लेट्स से यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट, दिस इज पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, कौन से वेक्टर्स बच्चों, पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर्स क्या होंगे, नाम से आपको समझ में आ रहा है, पैरेलल मींस द वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन, इसको लिख के देता हूं मैं, the vectors having the same डायरेक्शन, ठीक है, सपोज कीजिए एक वेक्टर ये है, लेट्स से ए वेक्टर, और एक वेक्टर बच्चों सपोज कीजिए ये, ठीक है, तो हियर यू कैन सी दैट बोथ द वेक्टर्स आर अलाइन इन द सेम डायरेक्शन, सो दैट्स व्हाई दीस पर्टिकुलर वेक्टर्स आर नोन एज पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। बच्चों एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होंगे, सो द वेक्टर्स हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन, लिख देते हैं यहां पे, vectors having opposite direction are called, ठीक है, are called एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, तो यहां पे सपोज कीजिए दिस इज ए, ठीक है, तो दिस इज बी, ठीक है, तो आपने यहां पर क्या देखा, दैट बोथ द वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ऑपोजिट डायरेक्शन क्या हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन कितना हो गया, तो ऑपोजिट डायरेक्शन आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे थीटा अगर 0 डिग्री था तो यहाँ पर थीटा कितना हो गया 180। आई एम टॉकिंग अबाउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यहाँ पे दोनों पैरेलल थे, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, ठीक है, लाइक दिस, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, तो एंगल कितना 0, यहाँ पर एक वेक्टर ऐसे जा रहा है और एक वेक्टर जा रहा है बच्चों ऐसे, सो दिस पर्टिकुलर एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नाउ थर्ड, दिस इज इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, सो आपने देखा कि वेक्टर के पास एक तो न्यूमेरिक पार्ट होता है, दैट इज मैग्नीट्यूड की हम बात करते हैं, एक वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है, तो अगर सपोज कीजिए कोई दो वेक्टर हैं जिनके दोनों पार्ट बिल्कुल सेम है, ठीक है, तो इट मींस दैट बोथ द वेक्टर्स आर सेम वेक्टर्स, ठीक है, मतलब इक्वल वेक्टर्स। यहां पे लिख देते हैं वेक्टर्स having equal magnitude and same डायरेक्शन, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे कि मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, यहां पर देखिए मैग्नीट्यूड इसका अलग, ठीक है, बट यहां पर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन तो सेम होना चाहिए, तो लाइक दिस, सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ठीक है, तो हियर बोथ द वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड और यू कैन से इक्वल इन लेंथ एंड बोथ आर हैविंग द सेम डायरेक्शन, ठीक है, इक्वल वेक्टर्स। चलिए फोर्थ देखते हैं, इसको हम नेगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं बच्चों, नेगेटिव और ऑपोजिट वेक्टर्स, ठीक है, तो इसका जस्ट ऑपोजिट, ठीक है, तो इट मींस अगर ये वेक्टर ए है, सो दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर है, तो दिस इज वेक्टर, ठीक है बच्चों। सो हियर बोथ द वेक्टर्स आर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, लेट्स से हम बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स की। कोप्लेनर मतलब वो वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में सिचुएटेड हो, एक ही प्लेन में लोकेटेड हो, तो यहां पर हम लिख सकते हैं वेक्टर्स
located vectors located in the same plane, vectors located in the same plane। जैसे कि अगर कोई भी बच्चों दो वेक्टर्स होंगे, एग्जांपल कोई भी अगर दो वेक्टर्स हैं तो वो हमेशा कोप्लेनर होते हैं। कोई भी दो वेक्टर होते हैं वो हमेशा कोप्लेनर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए ये दो वेक्टर हैं, किसी एंगल पे इंक्लाइन है बच्चों, ये है ना, ये दो वेक्टर्स हैं, तो अभी राइट नाउ ये इस प्लेन में, ठीक है। अगर आपने बोला कि नहीं सर ये वेक्टर तो ऐसे हैं, ठीक है, तो यहां पर आप फिर देखेंगे कि ये जो दो वेक्टर हैं ये अब इस प्लेन में, ठीक है। आपने बोला कि नहीं सर ये वेक्टर तो ऐसे होने चाहिए, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, तो यहां पर मैं आपसे क्या बोलूंगा कि अब ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ये इस वाले प्लेन में, ठीक है। तो इट मींस यहां पे हम लिख सकते हैं दैट, हम यहां पे लिख सकते हैं टू vectors are always co-planar, two vectors are always co-planar। now the next vector is co-initial vectors। तो बच्चों co-initial it means यहां पे फॉर एग्जांपल एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर, सपोज दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर। अब आप यहां पर क्या देख रहे हैं बच्चों कि ये तीनों वेक्टर्स का जो इनिशियल पॉइंट है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो यहां पर ये तीनों वेक्टर्स बच्चों कहलाएंगे को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। तो दीज आर ए बी सी आर को इनिशियल वेक्टर्स व्हिच आर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, ठीक है। चलिए तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट वेक्टर दैट इज co-linear vectors। co-linear vectors मतलब vectors which are having the same line of direction, vectors having or vectors lying along the same line, vectors lying along the same line। जैसे फॉर एग्जांपल एक तो ये केस हो सकता है, ठीक है, एक ये केस भी हो सकता है, एक ये केस हो सकता है और एक ये केस भी हो सकता है, ठीक है। अब आप यहां पे देखेंगे इन दिस पर्टिकुलर केस दे बोथ आर लाइंग इन द सेम डायरेक्शन एंड along the same line, ठीक है। Here also they are lying in the same direction and they are acting along the same line। Here also they are acting along the same line, ठीक है, acting along the same line। So here you can say यहाँ पर थीटा कितना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा है थीटा 0 है, ठीक है। यहाँ पर थीटा, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर थीटा कितना है तो इट इज 180 डिग्री, और यहाँ पर भी आप देखेंगे जो थीटा है बच्चों, ठीक है, जो थीटा है इट इज 180 डिग्री, ठीक है। तो दीज आर कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है, दिस इज कोलिनियर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जीरो विद एन एरो ओवर इट। जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर कब आ सकता है, तो आप बोलेंगे सर सपोज कीजिए ये ए वेक्टर और इसी के अंदर अगर मैं ऐड कर दूं, इसी के अंदर अगर मैं बच्चों ऐड कर दूं इसका ऑपोजिट वेक्टर, तो यहां पर कितना आएगा 0, बट 0 तो स्केलर टर्म है। तो यहां पर हम तो जानते हैं कि पर्टिकुलर अगर वेक्टर्स का अगर आप ऑपरेशन करेंगे, मतलब वेक्टर्स जो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर्स हैं अगर आप उनको ऑपरेट करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो रिजल्टेंट भी वेक्टर ही आना है, ठीक है। तो इट मींस यहां पर हमको वेक्टर के ऊपर एक साइन हमको लगाना होगा दैट इज एरो। अब यहां पर जीरो नल वेक्टर के लिए तो क्या कहानी है, इसको जीरो क्यों बोला जाता है बच्चों, तो यहां पे लिख सकते हैं हम इट इज द वेक्टर having zero magnitude and arbitrary direction, ठीक है। देखिए तो
तो जीरो वेक्टर कहां पे काम में आएगा, या जीरो वेक्टर को मैं कहां पे डिफाइन कर सकता हूं? जीरो वेक्टर को मैं यहां पे डिफाइन कर सकता हूं, सपोज कीजिए पार्टिकल इज एट रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट पे है, इट मींस इसके वेलोसिटी वेक्टर को मैं बोल सकता हूं कि इट्स वेलोसिटी वेक्टर, जो पार्टिकल रेस्ट पे है तो इसका वेलोसिटी जो वेक्टर है बच्चों, वो वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, जीरो और नल वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर एक एग्जांपल तो ये हो गया कि ये हियर वेलोसिटी वेक्टर इज नल वेक्टर। ठीक है, सपोज कीजिए एक केस तो ये हो गया, दूसरा केस सपोज कीजिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब यहां पर जो एक्सेलरेशन वेक्टर है इट एक्ट्स एज अ जीरो और नल वेक्टर, तो हियर एक्सेलरेशन वेक्टर इज अ नल वेक्टर, इधर वेलोसिटी, राइट बच्चों। तो यहां पर दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जीरो वेक्टर। आगे और क्वेश्चंस में भी इसका हम यूज देखेंगे कि क्या इसका यूज होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। दिस इज 8th एंड दिस इज 9th। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर, यूनिट मींस 1। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं a vector which is having magnitude equal to 1, a vector which is having magnitude equal to 1 and used to specify the डायरेक्शन। ठीक है, तो वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड खुद का 1 मैग्नीट्यूड है ना, 1 यूनिट। ठीक है, और वो किस लिए यूज में आता है बच्चों, टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर्स को डिनोट कैसे किया जाता है, दैट सपोज दिस इज अ वेक्टर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर is denoted by the unit vector. So this is the symbol of unit vector. ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं that a cap is equal to a vector upon the modulus of vector, or it can be written as a vector or like this. ठीक है, क्योंकि ये और ये दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर बेसिकली एक वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट मतलब यूनिटी होता है। ठीक है, और दिस पर्टिकुलर वेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ओनली। ठीक है, अच्छा एक बेस वेक्टर्स करके भी होते हैं बच्चों, उन बेस वेक्टर्स को क्या है आई, चलिए मैं बता देता हूं आपको। बेस वेक्टर्स की बात करते हैं, सपोज चलिए इसको 10th बोल देते हैं। ठीक है, बेस वेक्टर्स। ठीक है, बेस वेक्टर्स मींस सपोज this is y axis, this is x axis and this is let's say z axis. ठीक है, so this is positive x axis, positive y axis, positive z axis. Now the physical quantity which are having or which are along the positive x axis, तो उनका डायरेक्शन डिनोट किया जाएगा बच्चों एक यूनिट वेक्टर से, और उस यूनिट वेक्टर को हम बोलते हैं आई कैप। The physical quantities which are having their direction along positive y axis, तो उनको भी एक यूनिट वेक्टर से डिनोट किया जाएगा, उनके डायरेक्शन को भी एक यूनिट वेक्टर से डिनोट किया जाएगा, एंड दैट इज j cap. This is small j cap. ठीक है, now the quantities which are having their direction along the positive z axis, तो उनके डायरेक्शन को जिस यूनिट वेक्टर से डिनोट किया जाएगा दैट इज स्मॉल k कैप। ठीक है, तो इनको एक तरह से हम i, j और k मतलब i कैप, j कैप और k कैप को बच्चों बेस वेक्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, सो दीज आर आल्सो नोन एज बेस वेक्टर्स। चलिए अब आगे बात करते हैं। नाउ पोलर
vectors. Now polar vector means बच्चों the vectors having some initial point. The vectors having some initial point. जैसे for example सपोज कीजिए मुझे फोर्स, इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करना है, तो फोर्स को मुझे किस पॉइंट पे एक्सर्ट करना है, मुझको फोर्स यहां एक्सर्ट करना है, या मुझको फोर्स थोड़ा नीचे यहां एक्सर्ट करना है, या मुझे फोर्स यहां एक्सर्ट करना है. सो द वेक्टर क्वांटिटीज विच आर हैविंग देयर इनिशियल पॉइंट्स आर नोन एज पोलर वेक्टर्स. ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं इसको, the vectors having initial point are called polar vectors. एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं बच्चों, फोर्स ले लीजिए जो एग्जाम्पल भी अपन ने लिया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, लाइक दिस एक्सेट्रा. तो बच्चों नाउ द नेक्स्ट इज एक्सियल वेक्टर्स. एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं? तो एक्सियल मींस एक्सिस से रिलेटेड. तो इट मींस यहां पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं, these vectors produce rotational effects and directed along the axis of rotation. एग्जाम्पल तो आप अभी पढ़ेंगे बच्चों, अभी नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स के अंदर, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एक तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, फिर एंगुलर वेलोसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर जैसे फॉर एग्जांपल एंगुलर मोमेंटम है बच्चों, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, टॉर्क हो गया, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया. तो ये सभी इन क्वांटिटीज के बारे में हमको आगे जाके पढ़ना है. तो ये जितने भी पर्टिकुलर आपको ये वेक्टर्स दिख रहे हैं, देखिए सब वेक्टर्स हैं, ठीक है. तो ये जितने भी पर्टिकुलर वेक्टर्स आपको दिख रहे हैं बच्चों, दीज आर नोन एज एक्सियल वेक्टर्स. आई होप बच्चों सभी वेक्टर्स के बारे में अब आपको एक बेसिक नॉलेज आ गया होगा, ठीक है. चलिए अब हम आगे बात करते हैं. बच्चों हमने इक्वल वेक्टर देखा था अभी पर्टिकुलर सेकंड या थर्ड सीरियल नंबर में, ठीक है. तो इक्वल वेक्टर में हमने क्या देखा था कि पर्टिकुलर वो वेक्टर्स इक्वल होते हैं, मतलब द वेक्टर्स which are having same magnitude, or you can say equal magnitude, same magnitude and same direction. So these particular vectors are known as equal vectors. जैसे for example यहां पर this is the A vector, suppose कीजिए this is B vector. तो आप देखेंगे यहाँ पे that the length of both the vectors are same. It means they are equal in their magnitude and also in the direction, because both are aligned in the same direction. So here we can say that vector A is equal to vector B. अब आप ध्यान से बच्चों एक चीज को नोट करिए, अगर दो वेक्टर अगर पैरेलल है, ठीक है, या फिर सपोज कीजिए अगर कोई वेक्टर है बच्चों, इस तरीके से एक वेक्टर है, ठीक है, सपोज दिस इज द वेक्टर, नाउ इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस साइड. अगर इस वेक्टर को बच्चों मैं पैरेलल शिफ्ट करता हूं, इसी की पोजीशन के पैरेलल अगर मैं इसको शिफ्ट करता हूं लाइक दिस, सपोज कीजिए यहां पे इसको शिफ्ट कर दिया, तो देयर इज नो चेंज इन दिस वेक्टर, ठीक है. यहां पर सपोज कीजिए दिस इज इनिशियल पोजीशन, इस बार सपोज कीजिए मैं इसको नीचे लेके चला गया, ठीक है. तो वंस अगेन देयर इज नो चेंज इन दिस वेक्टर. मतलब अगर आप वेक्टर को उसी के ही पैरेलल पोजीशन में अगर आप उसको शिफ्ट करते हैं, तो उसके ना तो मैग्नीट्यूड में चेंज आता है बच्चों, ना उसके डायरेक्शन में चेंज आता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. फॉर एग्जांपल अगर कोई वेक्टर बच्चों अगर ऐसे है, सपोज दिस इज अ वेक्टर, अगर कोई वेक्टर ऐसे, लेट्स से दिस इज सी वेक्टर, अगर कोई वेक्टर ऐसे है तो मैं इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं, मैं इसको यहां पे भी बना सकता हूं इधर,
ठीक है, दिस इज सी वेक्टर। ठीक है, यहां पे भी मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूं, दिस इज सी वेक्टर। ठीक है, मैं इसको यहां पे भी शिफ्ट कर सकता हूं, दिस इज सी वेक्टर। यहां पे भी शिफ्ट कर सकता हूं, दिस इज सी वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर अगर आपने वेक्टर के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं किया है, अगर आपने वेक्टर के डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं किया हो, तो वेक्टर विल बी रिमेन सेम। ठीक है, तो बच्चों ये ध्यान रखना कि जो वेक्टर है उस वेक्टर को आप उसी के ही पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए नाउ बच्चों, एंगल बिटवीन वेक्टर्स मींस कि हम किसी भी पर्टिकुलर दो वेक्टर्स के अंदर कौन सा एंगल कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी, सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड लेट्स से दिस इज वेक्टर बी, सपोज दिस इज द एंगल थीटा। तो बच्चों सबसे पहले आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, दोनों वेक्टर्स के बीच में ये जो स्मॉलर एंगल है, एक एंगल तो ये रहा थीटा, और एक एंगल बच्चों कौन सा हो गया, एक एंगल हो गया दिस इज 360 माइनस थीटा। राइट, तो आप बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा कि जो स्मॉलर एंगल होता है, द स्मॉलर एंगल ऑफ द टू विल बी कंसिडर्ड एज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मैं इसको लिख देता हूं यहां पे, दैट नोट करके लिख देता हूं इसको यहां पे, नोट स्मॉलर of the two angles, smaller of the two angles is considered as an angle between two vectors. It means यहां पर हम एंगल कौन सा कंसिडर करेंगे, दिस। और क्या आपको ध्यान रखना है बच्चों, यहां पे आपको ये ध्यान रखना है, आप एंगल फाइंड आउट तभी करेंगे जब दोनों वेक्टर्स की या तो टेल कॉन्साइड हो रही हो या दोनों वेक्टर्स के हेड कॉन्साइड हो रहे हो। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, एंगल शुड बी ऐसे लिखते हैं अपन, एंगल should be considered in head position or tail position, head position और tail position means या तो वेक्टर्स सपोज कीजिए, या तो वेक्टर्स बच्चों इस वाली कंडीशन में है जब इन दोनों की टेल कॉन्साइड हो रही है, या फिर सपोज कीजिए यहां पर ये दो वेक्टर्स, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ये कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो बच्चों प्लीज ध्यान रखिएगा इन चीजों का, जो स्मॉलर एंगल होता है, ठीक है, दोनों एंगल्स में से तो उस स्मॉलर एंगल को कंसीडर किया जाता है एज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और दूसरा, यहां पर जब भी आप एंगल कंसीडर करेंगे या जब भी आप एंगल को निकालेंगे, तो उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि दैट या तो दोनों की टेल कॉन्साइड हो रही हो या दोनों के हेड कॉन्साइड हो रही हो। ठीक है, कुछ एक दो एग्जाम्पल देखते हैं अपन। चलिए बच्चों, अब इसके अंदर अब आपको बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख दिया है वैसे तो, ठीक है, तो यहाँ पर अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा वो कौन सा एंगल होगा, तो ऑब्वियसली जो स्मॉलर एंगल होगा वो पर्टिकुलर एंगल कंसिडर किया जाएगा एज अ वेक्टर एंगल। ठीक है, दूसरा, यहाँ पर एंगल को लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है कि दोनों वेक्टर्स की या तो टेल कॉन्साइड हो रही हो या फिर हेड कॉन्साइड हो रही हो। तो यहाँ पर वेक्टर हो गया बच्चों थीटा इक्वल टू 37। चलिए एक और देखते हैं, ये एंगल है बच्चों 120 डिग्री। ठीक है, दो वेक्टर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया, जल्दी बताइए फटाफट। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 120 डिग्री, राइट, क्योंकि स्मॉलर एंगल लेना था हमको। ठीक है, तो ये स्मॉलर एंगल है, ये वाला एंगल तो काफी बड़ा है, गलत है, ओके। तो इट मींस यहां पर कुछ ना कुछ गलती हमने करी है। क्या गलती हमने करी है, हमने लिया तो बच्चों स्मॉलर एंगल है, बट हम ये भूल गए यहाँ पे
कि इन दोनों वेक्टर्स का ना तो टेल कॉन्साइड कर रहा है ना इनका हेड कॉन्साइड कर रहा है। ठीक है, तो इट मींस अब हम क्या करेंगे, तो आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने देखा था इक्वल वेक्टर्स की एक प्रॉपर्टी, दैट वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। तो यहां पर आप देखिए मैंने इस ए को आगे शिफ्ट कर लिया बच्चों, इसको आगे शिफ्ट कर लिया मैंने, तो यहां पर इस बी को थोड़ा सा यहां पे लिख देता हूं मैं, दिस इज बी, दिस इज बी, राइट। और इस ए को मैंने आगे शिफ्ट किया बच्चों, तो देखिए ए को मैंने आगे शिफ्ट कर लिया। नाउ दिस एंगल, अब आप इधर देखिए ये एंगल कितना हुआ, तो आप देखेंगे दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस एंगल इज 120, देन दिस एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर अब आप देखिए दिस बी वेक्टर, दिस ए वेक्टर, ठीक है, दोनों का जो टेल है बच्चों, दोनों का जो टेल है वो कोइंसाइड कर रहा है, और यहां पर हमको इन दोनों के बीच में जो एंगल नजर आ रहा है, दिस इज द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन, दैट इज थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, समझ गए। चलिए अब आगे एक और देखते हैं क्वेश्चन। बच्चों अब टेस्ट करते हैं कि आपको कितना समझ में आया वो जो पर्टिकुलर दो कंडीशंस मैंने लिखी थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आप एनालाइज कीजिए। तो यहां पर अब इस जगह पे आपको तीन वेक्टर्स दिख रहे हैं बच्चों, ए बी एंड सी। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड सी एंड ए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम। सबसे पहले ए और बी मेरे को आसान लग रहा है निकालना, तो ठीक है ए और बी को हम देखते हैं। तो दिस इज ए वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर, दिस पर्टिकुलर एंगल, ये आपको पता है दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये एंगल बच्चों है 45, तो बच्चों ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो 45। नाउ 45 प्लस 30, 45 प्लस 30 तो कितना हो गया ये हमारा 70, राइट। तो ए और बी कितना आ गया 75। अब देखते हैं बी और सी की बात करते हैं बच्चों। तो बी और सी, तो बी और सी में सबसे पहले आप यहां पे देखिए, क्या मैं इस सी को शिफ्ट कर सकता हूं पैरेलल, बिल्कुल कर सकता हूं। तो यहां पर मैंने इस सी को बच्चों शिफ्ट किया, तो इस सी को सपोज कीजिए मैंने थोड़ा सा आगे तक बना दिया ताकि क्लैरिटी रहे, या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं अपन, दिस इज ए एंड दिस इज सी। ठीक है बच्चों, तो अब हमको एंगल किसके बीच में ढूंढना है, बी और सी। तो आप देखिए दिस इज बी, दिस इज सी। ठीक है, बट कंडीशन तो हमको फॉलो करवाना है। ठीक है, तो बी के साथ हम सी का टेल हम कॉन्साइड करवा देते हैं, तो सी को हमने यहां से आगे शिफ्ट करवा दिया यहाँ पे। अब आप देख लीजिए कि अगर बच्चों ये एंगल अगर 15 है, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, इट इज ऑल्सो 50। तो हमारे पास कितना बच गया, दिस इज 45। तो अब आप देख सकते हैं बच्चों बी एंड सी, ये सी है ये बी है, तो बी और सी के बीच में कितना एंगल है, तो देख लीजिए आप, दिस इज 45, दिस इज 45, कितना हो गया 90, और साथ में ये एंगल 30, मतलब कितना हो गया बी और सी के बीच में एंगल 120 डिग्री। सी और ए की अगर आप बात करोगे तो दिस इज सी एंड दिस इज ए, द आंसर इज 45 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, अब यहां पर आपको ये जो फिगर दिख रहा है इसके अंदर आप क्या देख पा रहे हैं, दैट सपोज यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नाउ 4 फोर्सेस आर एग्जिटिंग। ठीक है, F1, F2, F3, F4। अब कई बार न्यूमेरिकल्स में बच्चों क्या होता है, आपका इंट्रोडक्शन होगा कुछ ऐसी टर्म से जिसको अगर हम पहले समझ लें तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, ताकि वो हमको कंफ्यूज ना करे। यहां पर जैसे सपोज कीजिए, यहां पे मैंने एंगल्स के जैसे नाम दिए, लेट्स से दिस इज 30 डिग्री, लेट्स से दिस इज 60 डिग्री, ठीक है, दिस इज लेट्स से 45 डिग्री एंड लेट्स से दिस इज 30 डिग्री। ठीक है, चलिए अब इसको मैं और थोड़ा सा ठीक कर देता हूं। लेट्स से दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये हमने पर्टिकुलर डायरेक्शंस असाइन कर दिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब कई बार क्वेश्चन से बच्चों क्या आएगा, अ कार इज गोइंग और अ बोट इज गोइंग ड्यू। देखिए अ बोट इज गोइंग, सपोज कीजिए एक न्यूमेरिकल की लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, अ बोट इज मूविंग। सपोज कीजिए बोट जा रही है बच्चों इस वाले डायरेक्शन में, बोट इस वाले डायरेक्शन में जा रहा है, तो न्यूमेरिकल में या क्वेश्चन में किस तरह का लैंग्वेज वो आपको बना के देगा। देखिए बोट इज मूविंग, तो बोट इज मूविंग
विद कुछ भी स्पीड मान लीजिए, लेट्स से 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर ड्यू। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा यहां से, ठीक है, यहां से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बोट इज मूविंग विद 50 किलोमीटर पर आवर 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। समझे आप बात को? तो अगर ये पर्टिकुलर लैंग्वेज अगर आपको न्यूमेरिकल में दिखता है तो अब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, देखिए ये ईस्ट, ठीक है, ये ईस्ट, ईस्ट से कितना एंगल 30 डिग्री, तो 30 डिग्री टुवर्ड्स द नॉर्थ है, ठीक है। तो देखिए ड्यू 30 डिग्री नॉर्थ, ड्यू 30 डिग्री नॉर्थ, मतलब 30 डिग्री आपने इसको डायरेक्शन पे लिया, ठीक है। किधर लिया आपने डायरेक्शन पे? नॉर्थ की तरफ, तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। चलिए दोबारा देखते हैं इसको, यहां पर इस वाला एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए अब फोर्स यहां पे लग रहा है 1 न्यूटन, ठीक है, और इस एग्जांपल को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। फोर्स 1 न्यूटन इज अप्लाइंग, ठीक है, somebody is applying force of 1 न्यूटन ड्यू -60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। देखिए ध्यान से देखिए इसको, ठीक है, आराम से, बिल्कुल, ठीक है। आपको ये तो पता ही है कि अगर मैं पर्टिकुलर एंगल को क्लॉकवाइज दूंगा बच्चों, एंगल को क्लॉकवाइज दूंगा तो नेगेटिव होता है, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन एंगल को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो हमेशा वो पॉजिटिव होता है। तो एंगल, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये फोर्स लग रहा है बच्चों इस तरीके से, यहां पर उसने हमको इंफॉर्मेशन क्या दिया, दैट फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइंग ड्यू -60 डिग्री, तो -60 डिग्री इट मींस वी हैव टू मेजर एंगल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो इट मींस -60 डिग्री, तो ठीक है भाई, हम -60 डिग्री नीचे आ गए, तो देखिए ये -60 डिग्री हम नीचे आ गए, ठीक है, साउथ, कहां पर? साउथ में आना है आपको, तो 60 डिग्री आप साउथ की तरफ आए, कहां से? ईस्ट से। सो पर्टिकुलर दिस इज द वे बच्चों टू राइट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। चलिए अब आप इसका बताइए, चलिए ये तो हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। चलिए इसका बताइए अब क्या होगा, F3 का, ठीक है। तो F3 का सोचिए आप, F3 का क्या लिख सकते हैं? तो F3 का आपको सिंपल सबसे पहले एंगल लिख लो आप, ठीक है। तो F3 के लिए मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? F3 के लिए सिंपल मैं लिख सकता हूं ड्यू 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री किधर? 30 डिग्री किधर? नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। समझ गए? बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। 30 डिग्री अगर ये लैंग्वेज दिखता है तो 30 डिग्री नॉर्थ, तो 30 डिग्री नॉर्थ आपको कहां से लेना है? वेस्ट से, ठीक है। तो ये वेस्ट है, दिस इज द वेस्ट, तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तो वेस्ट से 30 डिग्री, ठीक है। चलिए एक ये 4 न्यूटन, तो 4 न्यूटन का देखते हैं, चलिए 4 न्यूटन का बताइए। 4 न्यूटन का हमको ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है। ये एंगल कहां से दिया हुआ है बच्चों? साउथ से दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो और ये पर्टिकुलर जो वेक्टर है बच्चों, इट मींस आपने इसको 45 डिग्री पे आप इसको लेकर गए, ठीक है। तो किधर की तरफ लेकर गए आप इसको? टुवर्ड्स दी वेस्ट, वेस्ट की तरफ लेकर गए आप इसको, तो यहां पर सिंपल सा आ जाएगा ड्यू 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक है बच्चों। प्लीज इस टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो लेक्चर को थोड़ा सा पीछे रिवर्स करके दोबारा देखना, ठीक है, बट प्लीज इस टर्मिनोलॉजी को समझ लीजिए।